सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। यहाँ पे देख लेते हैं आदित्य एल1। तो संडे के टॉपिक्स भी वी विल डिस्कस, संडे के टॉपिक्स भी ऑल्सो वी डिस्कस। जो संडे के टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये बहुत नया कंसेप्ट है, सॉरी ये कोल्ड ड्रॉप है। देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज कोल्ड ड्रॉप, हाईली एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी का। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डना या फिर कोल्ड ड्रॉप का कंसेप्ट क्या है, ज्योग्राफी का प्रश्न बनेगा इसमें। डिफ्रैक्शन लिमिट क्या है, 16th ब्रिक्स समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आईआर का टॉपिक है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। वर्ल्ड सिटीज़ अर्बन सस्टेनेबिलिटी अर्बनाइजेशन जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। मिलेट कंजम्पशन की बात करें, एग्रीकल्चर का टॉपिक है। तुमैनी फेस्टिवल कल्चर का टॉपिक है। हीट वेव्स की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द हीट वेव्स। हीट वेव्स जोग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देन वी हैव दिस ब्राज़ील ऑन चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो आईआर का टॉपिक है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दिस जो इसकी 16th मीटिंग आपकी हुई है, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो एनवायरनमेंट टॉपिक। ग्राफीन ऑक्साइड साइंस टॉपिक। बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है, साइंस का टॉपिक है। ग्लेशियर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लैंडस्केप, ये जोग्राफी का टॉपिक है। कैट बाल लंगूर के बारे में है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी। आपका जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है और आंसर राइटिंग है दैट विल बी देयर। ये एक है हमारा, ये जल्द से जल्द स्टार्ट होगा, दैट आई विल इन्फॉर्म। ये जल्द इस वीक आपका लॉन्च हो जाएगा। आंसर राइटिंग पे भी पूरा रहेगा, मेंस तक चलेगा। टेस्ट पेपर्स, इवेलुएशन, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चंस देखो, फ्रेमिंग का बहुत अंतर पड़ता है। जनरली क्या होता है कि वही पुराने क्वेश्चंस स्टैटिक से चल रहे होते हैं, तो उसमें आपका राइटिंग स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो नया प्रोग्राम आएगा मेंस से रिलेटेड, आंसर राइटिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस अलग अलग, खास तौर से जो सिलेबस से जुड़े हुए हैं और जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम होंगे। देखते हैं, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम विल डिमांड चेंजेस इन एग्रीकल्चर एज वेल। ये 10 नंबर पे आपको लिखना है। कोई क्वेरीज नंबर पे आप रीच कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, प्रहार बैच चल रहा है, करंट अफेयर का मिस नहीं करना है। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। जितने अभी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनको जल्दी से आप लोगों को ख़त्म कर लेना है, और इसमें हम लोग 2 साल का कवरेज आपको रहेगा, और प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस सेट है दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। तो ये ध्यान में रखना है। और इस महीने कोई फेस्टिवल नहीं है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई बड़ा आपको ऑफ़र आए, और है ना। तो ये चीज़ आप अपना प्रायोरिटी आपको रखनी है कि किस तरीके से आप जो है अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपनी क्लासेस को करते हैं। यहाँ पे सौरभ पांडे UPSC.com में जाके ऑल कोर्सेज में सारे कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा इमेज गलत लग गई। यहाँ पे आदित्य L1 से रिलेटेड, आदित्य L1 का टॉपिक है, आप देखोगे तो आदित्य L1 है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मेंशन्ड है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन को अगर आपको समझना है तो ये इमेज आप देखो। तो यहाँ पे इफ़ विल सी हियर, तो ये सूरज का स्ट्रक्चर है। सूरज के स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर ये आपको दिख रही है, कोरोना है। इट इज़ कॉल्ड एज कोरोना। अब होता क्या है कि एक तो सूरज की स्ट्रक्चर को आप याद रखना, कोर है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ये सारा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे एक जो पॉइंट हमें समझना है दैट इज़ कि ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या है। ये जो कोरोनल लेयर है, बहुत सारे जो पार्टिकल्स वो रिलीज़ होते हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा अर्थ को भी ह्यूज इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये बहुत अधिक इस कोरोनल मास इजेक्शन से अफेक्ट हो सकते हैं। इसको समझने के लिए जैसे आप ये देखो कि अगर कोई एक गीला कपड़े को ऐसा झटकेगा और आप सामने खड़े हो तो पानी की बूंदें जैसे आपके फेस पे आएंगी, ऐसे ही पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से आपके ऐसे रिलीज़ आपके होते हैं। एंड इसके बाद ये क्या है, पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं और हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनसे आके टकराते भी हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं पार्टिकल्स हमें बचाती भी है। तो ये जो पार्टिकल्स मूव करके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स, उसे सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड बोलता है, और ये इंटरेक्ट करेंगे। जब इंटरेक्ट होता है तो एक जो इस बार भी मेंस में प्रश्न आया था दैट इज़ अरोरास का फॉर्मेशन जो है वो होता है नॉर्थ और साउथ पोल का एरिया है, और इसमें ग्रीनिश या डिफरेंट जो लाइट है वो विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो
यहाँ पे जो आदित्य L1 मिशन है, इसको क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स में रखा गया, लैंग्वेज पॉइंट्स है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ लैंग्वेज पॉइंट का मतलब क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बार डिस्कस किया तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे विजिबल एमिशन लाइन, कोरोनाग्राफ, और ये डिफरेंट टाइप से जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टडी कर रहे हैं और सामने रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। उस बेसिस पर हम लोग कुछ सारी चीज़ें जो जो सूरज के बारे में कुछ जानकारी हमारी है, दैट इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक एक जो ये जो भेजा है VEL, जो आदित्य L1 है, जिसमें VLC एक तरीके से जो भेजा, उसका एक मेन गोल है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसको भी स्टडी करना, तो उसको मॉनिटर करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ह्यूज है। तो उसका कुछ अभी रिपोर्ट आई है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं सामने रखे आपके गए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताओ। मैंने वैसे ये चीज़ें आपकी इंक्लूड कर ली, क्योंकि यूपीएससी का बहुत ऐसा ट्रेंड रहा है कि कई बार पेलोड तक पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम भी इंक्लूडेड है, न्यूज़पेपर से डायग्राम लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट ये लैंग्वेज पॉइंट्स इंक्लूडेड है यहाँ पे। और आदित्य जो है, आदित्य L1 आपका क्यों नाम रखा गया, यहाँ L1 बेसिकली लैंग्वेज पॉइंट है, और आदित्य यहाँ पे ये जो अर्थ और सूरज के बीच L1 आपका जो लैंग्वेज पॉइंट है, वहाँ पे इसको रखा गया है, और इस वजह से इसका नाम आदित्य L1 है। और ये सूरज को ऑब्जर्व करना है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड, उसको स्टडी करना, सोलर एटमॉस्फेयर में बदलाव हो रहा है उसमें, सोलर विंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कोरोनल मास इजेक्शन किस तरीके से उसका इनिशिएशन होता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आदित्य L1 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसमें चीज़ें क्या भेजी गई, जैसे सूट WLC, हेल 105 PA, तो ये सब डिफरेंट पेलोड्स हैं जो कि आपके भेजे गए हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो यहाँ से अब ये नज़र वाली बात है, ये न्यूज़पेपर में इतना कुछ आया नहीं है। अब होता क्या है कि जितने भी मतलब अब होता क्या है कि सेशन का नाम हिंदू होने से होता क्या है कि जो भी हिंदू का सेशन लेगा, अब उसको यही लगता है कि भाई हम भी इक्वलेंट ही कर रहे हैं। बट यूपीएससी में एक डिफरेंट सेट ऑफ डिमांड की ज़रूरत है। अब स्पेन में भयंकर फ्लड आया है, अब भयंकर फ्लड के पीछे जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। अभी भयंकर फ्लड आया, चलो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, क्यों फ्लड आया वो जानना जरूरी है। अब आप वो मतलब बहुत बारिश हुई, तो अब यहाँ पे एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है जिसे कहते हैं कोल्ड ड्रॉप या दाना करके है, एक दाना वेदर सिस्टम एक होता है। तो ये एक स्थिति जो है वो आपकी बनी है। तो हमारे लिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक बन जाता है, बहुत बहुत एडवांस है। बहुत ही रेयर लोग जो है, अगर कोई ज्योग्राफी के टीचर होंगे वो अपने आप को अपडेट करते होंगे, तो वो ज़रूर से इस चीज़ को कवर आप लोग को करवाएंगे। अदरवाइज़ वो सब वही पुरानी चीज़ें जो है, मानसून क्या होता है और यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रॉप दाना जो वेदर सिस्टम है उसको जानना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर कहीं बारिश होती है, तो एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लो कि कोई भी सपोज़ कि अगर लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि अगर कोई वाटर बॉडी है, अब इसमें अगर रोशनी पड़ती है, अगर इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ऐसे सूरज की रोशनी पड़ी, अभी सूरज की रोशनी पड़ेगी, पानी जो है वो इवापोरेट होगा, ऊपर की तरफ पानी जो है इवापोरेट होगा, पानी इवापोरेट होगा। पहले पानी लिक्विड है, लिक्विड से पानी गैस की तरफ वाटर वेपर बन रहा है, तो लिक्विड से गैस बनेगा मतलब वाटर वेपर बन रहा है। अब ये जो वाटर वेपर है अपने साथ आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये मॉइस्चर कैरी कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडा पड़ेगा, ये लिक्विड बनेगा। तो जैसे जैसे आप ये स्थिति देखोगे तो एक प्रकार से ह्यूमिडिटी आपकी, अगर वाटर वेपर बहुत अधिक है ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। स्थिति अगर मान लो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसे हम हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं, उनके अराउंड ये मॉइस्चर ऐसा इकट्ठा होगा और ये बूंदें बड़ी बड़ी बनेंगी, बादल बनेगा और बहुत अधिक बारिश के चांसेस आपके बनते हैं। तो बारिश के लिए मॉइस्चर का ज़रूरत बहुत बहुत आपका बनता है। अब ये जो गर्म हवा है, दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है इसमें, कि जो गर्म हवा है, जैसे मान लो एक इधर आपकी ठंडी हवा है और इधर से, अगर इधर से गर्म हवा है, गर्म हवा और ठंडी हवा जब मिलती हैं तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ जब जाएगी, तो इसमें अगर मॉइस्चर होगा तो ये क्या करेगी, मॉइस्चर होगा तो अगेन गर्म हवा ठंडी होगी, अगर मॉइस्चर होगा तो वो जो गैस है वो पानी की बूंद में कन्वर्ट होगा और फिर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी बारिश होती है। तो अगर ये वार्म एयर और कोल्ड एयर का ऐसा इंटरेक्शन होगा तो वार्म एयर ऊपर की तरफ हमेशा से जाएगी और दैट कैन फैसिलिटेट द रेनफॉल। अब ये बेसिक चीज़ आपको जानना है। अब इसमें कोल्ड ड्रॉप और डाना का कंटेक्स्ट क्या है, इसमें एक चीज़ ये चीज़ हाईलाइट की कि देखो कि जैसे मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, अब कई सारी जो विंड बेल्ट्स आपकी बनी हुई हैं,
अब विंड बेल्ट्स में अगर परिवर्तन हो जाए, जैसे वो एक जगह इसमें शब्द मेंशन है दैट इट बिकम्स अ स्नेक लाइक। अब स्नेक लाइक का मतलब हो गया कि जैसे एक तो विंड बेल्ट ऐसा होता है, और अगर ये ऐसा स्नेक लाइक बनता है तो यहाँ पे क्या आप देखोगे, कहीं पे एक ये ऊपर की तरफ है, एक तरफ ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो कई स्थिति बनती है जहाँ पे जो एक प्रकार की जो हवा है वो ट्रैप हो सकती है, जैसे इधर ट्रैप हो गई, या फिर इधर ऐसे ट्रैप हो गई, या फिर इधर ट्रैप हो गई। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक शब्द मेंशन है दैट इज कोल्ड ट्रैप। इस जो डना या कोल्ड ट्रैप की स्थिति जो बोली गई, इसमें क्या कहा गया कि एक ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पे स्पेन का जो रीजन है वहाँ पे कोल्ड ट्रैप हुआ। क्यों? क्योंकि सर्टेन जो विंड बेल्ट्स हैं वो आपका उनका कुछ परिवर्तन उनमें हुआ, और परिवर्तन होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे जो विंड बेल्ट्स आपकी थी वो आपकी सांप स्नेक लाइक हो गई। स्नेक लाइक होने के बाद की वजह से, जैसे मान लो आप खड़े हो और पीछे से आपकी गर्दन किसी ने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, अब हिल नहीं पाओगे। तो कोल्ड ट्रैप को भी ये जो स्नेक लाइक विंड बेल्ट है उसने एकदम धर लिया। धरने से क्या हुआ कि वो कोल्ड हवा है, ठंडी हवा है, वहीं ट्रैप्ड रही। तो आप समझो कि स्पेन का रीजन है, वहाँ पे कोल्ड क्या है, कोल्ड हवा क्या है, ट्रैप्ड रही। ट्रैप्ड मतलब एक जगह पे ऐसा ट्रैप्ड है। अब ट्रैप्ड है, अब ये देखो एक स्थिति तो ये बन गई। तो अगर आपसे पहले पूछा डाना है कोल्ड ट्रैप है, उसमें पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन ये बन गई कि ठंडी हवा जो है वहाँ पे ट्रैप्ड खड़ी है, उसको रोक रखा है, भाई चलो मैं यहाँ पे ठंडी होके, या मतलब कोल्ड हवा जो है यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है। अब दूसरी इसी के पैरेलल एक डेवलपमेंट और हो रहा है। पास में ही अगर स्पेन का देखोगे तो एक समुद्र जिसे मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। अब मेडिटेरेनियन सी में बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। क्या? भयंकर गर्मी पड़ रही है, गर्मी से जो पानी है और वो पानी हीटअप हो रहा है। अब हीटअप होने की वजह से आप कह सकते हो कि मॉइस्चर बन रहा है। वार्म एयर है, वार्म एयर में भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर भी अवेलेबल है, पानी भी गर्म है, मॉइस्चर भी अवेलेबल है, और वार्म एयर है। अब इसी तरीके से ये जो वार्म एयर जो बनती जा रही है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, अब यही वार्म एयर क्या है, कंटिन्यूस समुद्र से जो वार्म एयर और मॉइस्चर सप्लाई जो है एकदम से हो रहा है, और साथ में साइड में कोल्ड ट्रैप वाली या कोल्ड हवा ट्रैप्ड बैठी हुई है वहाँ पे। अब दोनों जो है ये मिलेंगे कैसे, कि जैसे ही ये वार्म एयर इस कोल्ड एयर से मिली तो यही वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। कोल्ड एयर एक ही जगह है, कोल्ड एयर अगर मूव करती है, सपोज करो अगर वो मूव करेगी तो फिर वो वार्म एयर भी पैरेलली उससे अगर इंटरेक्ट करेगी तो उसका इम्पैक्ट भी आपका वेरी कर सकता है। आप है ना, जैसे अगर सपोज करो कि दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, वो जो आप पहले के टाइम पे होते थे ना, जो आप मूवी देखोगे तो, या आप जैसे पहले के महाभारत कभी देखा होगा तो कैसे लड़ते थे, या मतलब कोई भी ऐसा पहले जो सीरियल आते थे देखोगे तो उसमें दो लोग होंगे, वो द्वंद्व युद्ध करते, हाथ ऐसा दोनों का पकड़ेंगे, फिर एक वो उसको धकेलता है, फिर वो उसको धकेलता है, ऐसे। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो अगर एक दूसरे को धकेलेगा तो दोनों का एक रिलेटिव मूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोल्ड हवा जो है वो तो ठंडी वहीं बैठी है। अब वार्म एयर आ रही है, वार्म एयर को भी क्या है कि अब वो मूव नहीं कर रही, तो उसी के ऊपर ऊपर वो क्या है, वार्म एयर आ रही है, और वार्म एयर बेसिकली आके और कोल्ड एयर के ऊपर से ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल लैप्स रेट व्हाट इज़ हैपनिंग, कि इस नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से वो जो गर्म हवा है वो एक तरीके से थोड़ा सा ठंडी पड़ेगी तो वही जो बादल बनना, बारिश होने के चांसेस बन जाते। क्यों? क्योंकि उस वार्म एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस आपका है। तो ये जो स्थिति बनी है इसे इसे हम दना डी है ना, वेदर सिस्टम जो है शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, और या फिर उसे कोल्ड ट्रैप भी बोल रहे हैं। और ये चीज़ें स्पेन में देखने को मिला कि जहाँ पे साल भर में जितनी बारिश होनी चाहिए वो कुछ ही घंटों में हो गई। तो इसके पीछे ये फेनोमेना है। ठीक है, तो अब देखो इसी से अब अगले साल 2 साल जब भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे इस बार ट्विस्टर पूछा था जो कि टॉर्नेडो फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था, और मैं इसी बात पर बार बार आपसे बोलता, जैसे पीएफएस पूछा था। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको, मैंने कहा कि आपको लगभग 2 साल का कंटेंट करना चाहिए। 2 साल का कंटेंट जो है वो कवर आपको करना ही करना चाहिए, और ये लगभग आपके प्रॉपर नोट्स और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि हम लोग प्रहार बैच के अंदर जो नया बैच करंट अफेयर का चल रहा है उस पर चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक है, मतलब उनको कंपाइल करके वीडियो आपको मिलते जा रहे हैं। तो ये आप रीड कर लेना, जो जो चीज़ मैंने बोली है वही सारी इसमें मेंशन्ड है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ एक और है, यहाँ पे आप याद रखना, डाना इसे कोल्ड ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाना का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ था इसमें जो मैंने कराया था। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेना, नहीं तो नेट पे डाल के एक बार देख लेना। वैसे यहाँ पे मेंशन तो था। ठीक है,
अच्छा, इस पर शायद इसका इसका फुल फॉर्म भी है डाना का, एक बार देख लेना, वो शायद स्लाइड में इधर उधर हो गया। ठीक है, तो ये डाना इवेंट इसका एक फुल फॉर्म भी है। ये मेंशन तो है पूरा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सारा इसमें मेंशनड है। ठीक है, चलो आप देख लेना एक बार, नेट पे डाल के देख लेना एक बार। ओके, ये डिफ्रैक्शन लिमिट का कंसेप्ट है, क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन लिमिट है, ये भी लाइट का एक है। जैसे लाइट का अगर आप पढ़ोगे, इससे कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स का बनेगा। जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लो ये ऐसे गई, लाइट जा रही है और ये ऐसे, अब इसके एकदम किनारे से जो है मूव कर जाए, जैसे जैसे पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग होती है लाइट की, ऐसा एक डिफ्रैक्शन है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ जो हाईलाइट की गई है कि कोई भी, जैसे होता है ना कि आप कैमरा खरीदते हो तो बोलते हैं यार इतने रिजोल्यूशन, इसका इतना रिजोल्यूशन है, ऐसे टेलीस्कोप में भी इतना रिजोल्यूशन है। तो वो डिपेंड करता है कि जो, मतलब अगर आपसे पूछे जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है, अब उस ऑब्जेक्ट को एकदम डिफ्रेंशिएट करके एकदम उसका इमेज निकाल लेना या उसको ऑब्जर्व कर लेना, तो ये उसकी रिजोल्यूशन पर निर्भर करता है। और रिजोल्यूशन किस कंसेप्ट पर निर्भर करता है, वो डिफ्रैक्शन लिमिट पे आपका करता है। और डिफ्रैक्शन लिमिट की बात करें तो यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ कितना है, इस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर आपकी करती हैं। जो डिफ्रैक्शन एस्पेक्ट है, इस पर भी काफ़ी अधिक रहती हैं। इवन जैसे मतलब जैसे अगर आप देखोगे कि जो सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है, तो ये जो डिफ्रैक्शन लिमिट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी सूक्ष्म चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, वो इसके डिफ्रैक्शन लिमिट पर निर्भर करता है। और जैसे वायरस है, प्रोटीन, मतलब सेल को तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट उससे भी छोटी चीज़ों को क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो क्यों लिमिट है, डिफ्रैक्शन। तो इस पर कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्य भी किया, और उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी इस फील्ड के अंदर जो है वो आपका मिला। तो सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी पे काम किया गया, जहाँ पे इवन इवन जो डिफ्रैक्शन लिमिट है उसके बियॉन्ड भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सके, तो है ना। और ये कैसे किया गया, बाय यूजिंग अ रेडिएशन टू इल्यूमिनेट स्पेशली टैग्ड मॉलिक्यूल। मतलब जैसे लाइट है, अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी चीज़ के जो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी है, अब उसको अगर डिफ्रैक्शन लिमिट के बियॉन्ड उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए क्या है, उस चीज़ को रेडिएशन उस पर डाला, रेडिएशन के बाद वो थोड़ा सा चमकेगी, जिसे इल्यूमिनेशन कहेंगे, और सर्टेन मतलब मॉलिक्यूल्स को ध्यान में रखते हो, और फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिफ्रैक्शन लिमिट के बियॉन्ड ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पे रेडिएशन का यूज़ करके और स्पेशली टैग्ड मॉलिक्यूल के माध्यम से वो किया जा सकता है। ठीक है, ये आप देख लेना। ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइज, ये एक टॉपिक आपका बन जाता है, आईआर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। अभी 16th ब्रिक्स समिट हुई कज़न रशिया के अंदर, कजान रशिया के अंदर आपकी हुई थी, जिसमें आप कह सकते हो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जो हेड ऑफ आप कह सकते हैं जो स्टेट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। इसमें कई चर्चा की गई, जैसे गाजा के कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व आपका किया जाए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करना, चाबहार पोर्ट को डेवलप करना, ये इस पर फोकस आपका किया गया है। उसके बाद ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन, इसके बाद भी अगर आप देखोगे ईरान में लगभग 209 बिलियन बैरल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस आपका हुआ है, और उस पर भी काफ़ी इंक्रीज़ है। लगभग 24% वेस्ट एशिया का ऑयल रिज़र्व उसी के पास है। ईरान का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वो भी तेज़ी से आपका बढ़ा है, हो सकता है रशिया के माध्यम से वो और ज़्यादा सेल कर रहा है। तो 16th ब्रिक्स समिट जो रशिया में आप हुई है, इसमें इंडिया ईरान भी साथ में आके अपना कैसे कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, गाजा कन्फ्लिक्ट को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और सिग्निफिकेंट एनर्जी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ आपका किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस समिट में है कि इंडिया और ईरान की जो मीटिंग है उस पर फोकस आपका किया गया। अब यहाँ पे देखो, भारत के लिए भी चाबहार पोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से एक तो ये मुंबई है, मुंबई से ये वाला चाबहार पोर्ट है, और यहाँ से ईरान से होते हुए ये पूरा कनेक्टिविटी बन जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो निर्भरता है वो आपका रिड्यूस हो सकती है, जो कि कन्फ्लिक्ट प्रोन आपका होता है। तो यहाँ पे इससे आप पूरा जो है सेंट्रल एशिया तक रीच कर सकते हो। साथ में अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर रिड्यूस हो सकती है, और हमारी ये कनेक्टिविटी ईरान अफ़गानिस्तान के माध्यम से और फिर सेंट्रल एशिया तक हम रीच कर सकते हो। तो चाबहार पोर्ट का एक महत्वपूर्ण रोल आपका रहता है, और इस पर भी कनेक्टिविटी कैसे इस्टेब्लिश किया जाए इस पर भी फोकस किया, क्योंकि भारत का जो कांडला और मुंबई पोर्ट है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज की बात करें तो उसमें जो सर्टेन एसोसिएटेड रिस्क हैं उसको अवॉइड जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है।
ठीक है, ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की गई है। उसके बाद एनर्जी सप्लाई पोटेंशियल की बात करें तो ईरान ने प्रीवियसली 12% जो इंडिया का क्रूड ऑयल नीड्स है उसको प्रोवाइड किया। उसके बाद ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि धीरे धीरे जो ऑयल और गैस इंपोर्ट फर्दर आपका इंक्रीज़ होगा। जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी है, मतलब इंडिया ईरान की अगर बात किया जाए। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, जो थ्रेड पाकिस्तान से इमर्ज हो रहा है उसको कैसे काउंट किया जाए। जॉइंट डिफेंस इनिशिएटिव भी साथ में लिए गए। इंडिया ईरान रिलेशन पे कोई चीज़ आए तो इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। नेवल कोऑपरेशन की भी बात की गई है, खासतौर से पर्शियन गल्फ का जो रीजन है वहाँ पे कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाता है। ये मैप्स हैं, मतलब माइंड मैप्स हैं, इनके माध्यम से आप थोड़ा सा देख लेना। फिर इंडियन डिप्लोमेसी का है, इंडिया और ईरान है सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कोलैबोरेशन का, काफ़ी अधिक पोटेंशियल है, तो उसको कैसे देखा जा सकता है। अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करना, कि हम ऐसा नहीं है कि अगर हम इसराइल से बात कर रहे हैं तो हम ईरान से बात नहीं करेंगे, तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाइए, एक भारत ने सामने भी रखा है। उसके बाद यूक्रेन वॉर में इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया, यूक्रेन से भी हम बात कर रहे हैं, रशिया से भी हम बात कर रहे हैं, तो ये है। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर उन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे दिए जाते हैं, तो उससे थोड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको कैसे बैलेंस किया जाए, भारत उस पर भी फोकस आपका लगातार कर रहा है। तो यहाँ पे अपना जो आउटरीच है वेस्ट एशिया में उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इंडिया ईरान रिलेशन भी और फर्दर इम्प्रूव आपका होगा। तो ब्रिक्स के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विथ ईरान एज वेल। तो ये कुछ ईरान इंडिया के बीच के पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द न्यू कोस्टल जोन प्लान ऑफ केरला। ये आपको याद रखना एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो कोस्टल जोन आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि जैसे कोई भी रीजन होता है ना, जैसे सपोज करो कि जैसे ये समुद्र है, अब इसमें थोड़ा सा आप रीड कर लेना। तो यहाँ पे समुद्र से कितने समुद्र का किनारा है, जैसे एक होता है हाई टाइड लाइन, जैसे टाइड आई और टाइड आने के बाद पानी जहाँ तक जाएगा वो हाई टाइड लाइन हो जाएगा। तो हाई टाइड और लो टाइड वाला जो रीजन आपका होगा, तो कहाँ पे आप डेवलपमेंट अलाउड है, कहाँ पे नहीं है। तो कोस्टल इलाके में आपने कह दिया कि 100 मीटर तक डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर वैसी स्थिति होगा तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब आप डेवलप नहीं कर सकते। तो कोस्टल रीजन पे जो पूरा डेवलपमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे हाई है ना, तो इस कंटेक्स्ट में कई सारे जो प्रयास है वो आपके किए जा रहे हैं। देर आर सर्टन थिंग्स जो फोकस आपका किया जा रहा है कि जो क्या मतलब जो अगर कोस्टल एरिया का हमें डेवलपमेंट करना है कि क्या हमें सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इसी कंटेक्स्ट में देखो 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के अराउंड, वहाँ पे सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी दी गई। किस कोस्टल रीजन में दिया गया वो आपका नहीं, मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, बट एटलीस्ट यू शुड नो दिस। तो यहाँ पे कोस्टल जोन जो आपका है जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन्स नोटिफिकेशन 2019 उसमें सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी दी गई है, और उसमें फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और ये सब अलाउ किया जाएगा। अब इसमें यह है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी को कैसे बैलेंस आपका किया जाए, इस पर फोकस आपका किया गया। अब इसमें डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, लगभग 10 लाख लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का एक फ्लेक्सिबिलिटी है। नए जो रेगुलेशंस उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ नए हाउसेस आपके अलाउ किए गए हैं। नो डेवलपमेंट जोन जो था लगभग 100 मीटर्स तक का था, उसको 50 मीटर तक 122 लोकल बॉडीज़ में रिड्यूस आपका किया गया है। और जो कोस्टल रेगुलेशन 3A है उसमें 37 विलेज पंचायत आपका CRZ 3A के कैटेगराइजेशन में थी, तो उनको भी रिड्यूस किया गया। तो यहाँ पे जैसे रिड्यूस टू नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 50 मीटर। अब इस पे समझना कि जैसे क्या है कि मतलब अलग अलग जो रीजन म्यूनिसपैलिटीज़ और अर्बन लेवल पे देखा जाए या फिर पंचायत लेवल पे देखा जाए, तो उसमें सर्टेन ये जोन्स डाले गए हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A, इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, उस कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया गया। जैसे नो डेवलपमेंट जोन को 100 से 50 मीटर कर दिया गया। अब यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 है, वहीं पे ये अप्लाई होता है आपका 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए। यहीं को कोस्टल रेगुलेशन कैटेगरी 2 की बात करें, अगर कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 कैटेगरी है, इसमें कोस्टल रेगुलेशन जो 2 कैटेगरी है, इसमें कंस्ट्रक्शन कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग अलॉन्ग अथॉराइज स्ट्रक्चर, मतलब कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग अलाउड है। कुछ स्ट्रक्चर अगर एक अथॉराइज स्ट्रक्चर अप्रूव के बाद किया जाए, तो नो डेवलपमेंट जोन को लगभग आधा कर दिया गया है। अब इससे क्या है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे डेवलपमेंट आपका किया जा सकता है, ये आपका हाईलाइट किया गया है। तो इसमें मतलब स्पेसिफिक टू केरला हमें नहीं देखना है, लेकिन हाँ कुछ ओवरऑल आइडियाज़ होने चाहिए।
मैनग्रोव्स होते हैं जो समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताना मैनग्रोव्स का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लीगल प्रोटेक्शन चेंजेस भी इसमें हैं। यहाँ पे 2019 नोटिफिकेशन में लीगल प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट हेल्ड मैनग्रोव्स की अगर बात करें तो वो रिड्यूस किया गया और इसे बफर जोन टू 50 मीटर्स तक किया गया। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप 100 मीटर्स तक कर दो तो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे ऐसा है तो वो आप नहीं काट सकते हो। तो अगर नहीं काट सकते तो किस तरीके से डेवलपमेंट आप करोगे। तो बफर जोन जो मैनग्रोव्स है उसको भी डिक्रीज़ किया गया है, लाइक 4,300 हेक्टेयर से 2,500 हेक्टेयर इन द स्टेट। केरला की बात अगर किया जाए, अब जो नया रेगुलेशन है, ये जो मैंडेटरी बफर जोन है अराउंड मैनग्रोव्स उसको आपका ख़त्म किया गया है ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो न्यू रेगुलेशन है, इट हैज़ रिमूव्ड मैंडेटरी बफर जोन्स अराउंड मैनग्रोव्स। मतलब मैनग्रोव्स है, उसके बाद आपको कुछ जगह छोड़नी पड़ी, फिर आप कुछ कर सकते हो। तो वो बफर जोन वाला जो कंसेप्ट एस्पेक्ट है मैनग्रोव्स के अराउंड, उसको रिड्यूस किया गया। तो यहाँ पे इकोसिस्टम इज गोइंग टू ऑल्सो बी अफेक्ट, लाइक इकोसिस्टम विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। फिर क्या है कि यहाँ पे मैनग्रोव्स वेजिटेशन काफ़ी अफेक्ट होंगे इस टाइप के चेंजेस अगर किए जाएंगे। क्योंकि लोगों को थोड़ा सा मान लो, खास तौर से रियल एस्टेट बिजनेस में जो लोग हैं उनको तो मौका मिल जाएगा कि यार जम के चलो काटो और मतलब जम के कंस्ट्रक्शन करो। तो इससे पूरा जो इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो किस तरीके से मैनग्रोव्स का कंजर्वेशन करेंगे दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। फिर ये कोस्टल इकोलॉजी को भी अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैनग्रोव हैबिटेट पूरे तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। और इससे जो इम्पोर्टेंस भी है मैनग्रोव्स का, बायोडाइवर्सिटी जो उससे जुड़ी होती है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्ट। और मैनग्रोव्स हमें और भी चीज़ों से बचाता है, जैसे सुनामी जैसी चीज़ें हैं उनसे भी काफ़ी हम बच पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन सिटीज़। सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर से करें। वर्ल्ड सिटीज़ बाय अर्बन सस्टेनेबिलिटी फोकस। देखो सिटीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अक्टूबर 31 को वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये फैक्ट सिटीज़ का याद रखना, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 जो मेंस है वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें वो लगभग 4.7 बिलियन है, लगभग 57.5% टोटल पॉपुलेशन, जो कि डबल होगी 2050 तक। अब हमारे देश में ही मान लो डबल होगी पॉपुलेशन तो लोग कहाँ रहेंगे? बहुत तेज़ी से शहरों में लोग आएंगे, फिर आपको घर वर बनाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा सारा जो भी आसपास फॉरेस्ट और ये सब है। तो वो एक कंसर्न अलग तरीके से लेकर आता है। थीम इस बार का यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी। अब इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल प्रश्न आपसे बनते हैं जो थीम्स होती हैं, है ना। तो जैसे अब अर्बनाइजेशन एक टॉपिक जीएस पेपर 1 के लिए है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यार इस टाइप से अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी और वो अगर डबल होती है तो अपने तरीके के चैलेंज लेके आएगी। सिटीज़ में लगभग कई सारे चैलेंजेस है, गरीबी भी है, इनइक्वालिटी भी है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, कहीं भारी बारिश हो गई और कई जो जैसे गरीबी इन द सेंस रिसोर्सेस ही नहीं है और लोगों के पास अगर रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो किस टाइप से होंगे, इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे कहा गया कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो मेनली इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जैसे पॉवर्टी ड्रिवन अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन पैटर्न पे निर्भर करता है। कि अर्बनाइजेशन है तो अगर रूरल से अर्बन एरिया लोग क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सर्टन, जैसे मान लो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, उन्हें अपॉर्चुनिटी अर्बन एरियाज़ में तो चलेगा, तो या फिर किसी अब माइग्रेशन की वजह से। तो ये जो चीज़ है कि हमें क्योंकि एक जगह कुछ नहीं मिल रहा है तो हम दूसरी जगह सर्च करने की कोशिश में अर्बन एरियाज़ पे जा रहे हैं। तो ये फैक्टर एक आप कह सकते हो कि मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि आप ऐसा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अच्छा आज कोई आया है अगली बार कोई आएगा, कितने लोग आएंगे। अगर हम वहाँ जहाँ से वो आ रहे हैं वहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है कि इस अर्बनाइजेशन जो एक्सपेंडिंग अर्बनाइजेशन है या मेसी अर्बनाइजेशन है उस पर हम कुछ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ भी, हाउसिंग शॉर्टेज है, क्लीन वाटर सैनिटेशन की कमी है, ये सब भी है। तो अर्बन प्लानिंग और ये सब इंप्रूव करने की ज़रूरत है। भारत में 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में ही है और लगभग 9,000 इसमें कई सेंसस टाउन्स, स्टैट्यूटरी टाउन्स भी हैं। अर्बन प्लानिंग को हमें प्रॉपर करना पड़ेगा, अभी जो प्लानिंग वो सही नहीं, इनएडिक्वेट है और समय के अनुसार और स्पेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये शब्द आप याद रख सकते हो, स्पेस एंड टेम्पोरल प्लान, मतलब समय और टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग। स्लम भी है, 40% जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन का 40% स्लम एरियाज़ के अंदर, मतलब वहाँ की स्थिति और भी इतनी अच्छी आपका नहीं है। और भी कई इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे हीट आइलैंड है। कमेंट सेक्शन में बताओ हीट आइलैंड का कंसेप्ट क्या होता है, इसका आसपास के रूरल एरियाज़ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आप ज़रूर से बताएं। अर्बन फ्लडिंग है या जो पॉल्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू, ये सब चैलेंज है अर्बनाइजेशन के अंदर, ये चैलेंज है। पॉल्यूशन हो गया, अर्बन फ्लडिंग मतलब जो थोड़ा बारिश हो गया पानी बहुत इकट्ठा हो गया, जैसे गुड़गांव इन सब में देखो, तो अर्बन फ्लडिंग का एक एग्जाम्पल आपका बनता है। ये रिवीजन के लिए आपके लिए मैं डाल देता हूँ, देख लेना। फिर उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में ऑफन फेवर वेल्दी
ख़ास तौर से क्योंकि देखो यहाँ पे जिनके पास रिसोर्सेस हैं, तो रिसोर्सेस हैं, किसी के एक घर है, किसी के 4 घर हैं, किसी के 5 घर हैं, इस टाइप से सिस्टम होगा, या एक बहुत सारा बड़ा घर है। तो गवर्नेंस इशू भी है। बहुत सारे सिटीज़ हैं, दे आर गवर्नड बाय अनडेमोक्रेटिक बॉडीज़, ये भी है। लोकल गवर्नेंस है, मतलब क्योंकि देखो म्यूनिसपैलिटीज़ को एम्पावर करना फाइनेंस में, फंक्शनरीज पे, ये बहुत मैटर करता है। तो बहुत सारी सिटीज़ है, दे हैव टू बी मोर डेमोक्रेटिक ऑल्सो, और उनको हमें उनकी जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा। और उनका जो एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट वो फेस कर रहे हैं कई सारी अर्बन बॉडीज़, उनको इम्प्रूव करना बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे प्लानिंग है, क्लाइमेट चेंज है, गवर्नेंस इश्यूज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, ये फेस किए जाते हैं। ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलेट मार्केट की बात की गई है। तो मिलेट की बात यहाँ पे की गई, यहाँ पे सिंपल सी बात ये की गई कि मिलेट का कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें कुछ कंपनीज और इनका नाम भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो रूरल मिलेट कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है अर्बन एरिया, अर्बन उसके कंटेक्स्ट में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। तो अब ये भी थोड़ा सा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, प्लस न्यूट्रिशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। तो अर्बन एरियाज शो अ राइज इन मिलेट कंजम्पशन ड्यू टू हायर इनकम एंड इवॉल्विंग डाइटरी हैबिट्स। तो ये चीज़ देखने को कंटिन्यूस बेसिस में मिल रही है। तो यहाँ पे जो मिलेट कंपनीज़ हैं कई सारे, अगर देखा जाए तो रूरल मार्केट को भी टारगेट करने लग गए हैं। जैसे मिलेट्स में रागी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। स्पेसिफिकली दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि मिलेट्स, जैसे 2023 आई थिंक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, उसमें यूपीएससी ने भी मेंस में प्रश्न पूछा था, उससे 1 साल पहले भी पूछा था। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेट्स के कंटेक्स्ट में होना चाहिए कि किस टाइप से ग्रो होते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बस इकोनॉमिक पेज वाले में आया था, इकोनॉमी वाले पेज में, इसमें ये बोला गया है कि अर्बन रूरल एरियाज़ में भी कंजम्पशन मिलेट्स का आपका बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मलावी फेस्टिवल एक है जिसका नाम तुमैनी। All gloves and taken. That is brilliant from Pat Cummins. He set that. जस्ट अ मिनट, ये पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एक है वो दैट इज़ तुमैनी फेस्टिवल है। तुमैनी लेड टू फ्लैगशिप प्रोग्राम की अगर बात करें तो यूनिक कल्चरल इवेंट है। ठीक है, इसमें जैसे ये इसका इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद रखना है कि जो रिफ्यूजी कैंप होता है ना, वहीं पे ये होल्ड होता है। तो ये जो फेस्टिवल 2014 से विद इन जो रिफ्यूजी कैंप होता है उसमें होता है, और यहाँ पे लार्ज स्केल कल्चरल इवेंट होते हैं रिफ्यूजीज़ कैंप के विद इन। एंड ये बेसिकली रिफ्यूजीज़ के द्वारा ही क्रिएट और रन किए जाते हैं होस्ट कम्युनिटी के माध्यम से। तो ये इसका तुमैनी फेस्टिवल का ये यूनिकनेस है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें जैसे डिफरेंट कल्चर के लोग अपना अलग जो कल्चरल आस्पेक्ट है जो रिफ्यूजी कैंप के अंदर रह रहा है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये इमेज है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो। हीट वेव्स की बात की गई है, तो यहाँ पे हीट वेव्स क्या होती है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हीट वेव्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन एरिया में आ जाए और 30 डिग्री सेल्सियस हिल एरियाज़ में हो जाए, ये है। तमिलनाडु के अंदर जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो हीट वेव्स कैटेगरी के अंदर आपका रखा गया है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या फैक्टर्स हीट वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और साउथ एशिया की बात करें, लगभग 1/5 ग्लोबल पॉपुलेशन साउथ एशिया के अंदर, और उसमें एक्सट्रीम हीट वेव्स हो सकती है। एसोसिएटेड इश्यूज हीट वेव से हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होता है, लाइवलीहुड ही लोगों का जो है ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंटेंस जो हीट वेव हैजार्ड है ये गंजेज है, इंडस रिवर बेसिन है, विच आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंटेंस हीट वेव्स की अगर बात करें तो गंगा रिवर और इंडस रिवर बेसिन के अलॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। फिर स्टडी के अंदर ये भी हाईलाइट आपका किया गया है कि कई सारे जो वनरेबल रीजन की अगर हम बात करें, बहुत सारे जो वनरेबल रीजन्स हैं, है ना, तो फ्यूचर हीट वेव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे जो आप कह सकते हैं वनरेबल रीजन हैं, है ना, दे आर मोर प्रोन टू हीट वेव्स। अगर कैपेबिलिटीज़ हम डेवलप नहीं करते हैं कि हीट वेव्स की वजह से जो इम्पैक्ट है उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसका जो इम्पैक्ट फर्दर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब इसमें एक टर्म और भी याद रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये लोएस्ट टेम्परेचर अ सरफेस कैन बी कूल्ड बाय वाटर इवापोरेशन एंड स्वेटिंग। मतलब कोई चीज़ है, अगर सपोज करो जैसे हमारे शरीर में अगर स्वेटिंग होती है, इवापोरेशन होता है, जैसे कूलिंग इफेक्ट होता है, तो कोई भी जो लोएस्ट टेम्परेचर कोई भी सरफेस अचीव कर सकती है अगर वो कूल्ड होती है बाय इवापोरेशन या स्वेटिंग, इसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं।
अब अगर ये टेम्परेचर लाइक एक्सीडिंग दिस टेम्परेचर, इसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। मतलब सपोज करो कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और आप जा रहे हो, अब आपका शरीर एक लेवल तक ही आपके शरीर को कूल रख सकता है अगर बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर ये वेट बल्ब टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर इससे भी ज़्यादा आ जाए टेम्परेचर अगर हो जाएगा, तो आपकी बॉडी कूल नहीं कर सकती और इससे बहुत अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ सकता है। और ये टेम्परेचर लगातार, जैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है तो गर्मी उससे भी बढ़ेगी। और है ना, जैसे कोस्टल इलाकों में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी बहुत अधिक होने लगती है, क्योंकि उस ह्यूमिडिटी में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो भी वाटर वेपर के फॉर्म में अगर है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, इफ़ वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड इट कॉज हाइपरथर्मिया इन ह्यूमंस, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और जो कंसेप्ट है वेट बल्ब की अगर हम बात करें, ये है, तो ये बहुत बहुत मैटर करता है, जो अभी हमने लाइक वी हैव डिस्कस दिस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू इट, कि जो कंसेप्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर का, ये क्रूशियल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज, ख़ास तौर से उसके प्रति हम अपने आप को कैसे अडाप्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, एसोसिएटेड हीट वेव्स है, इसे एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज है, दैट इज़ देयर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये एक इम्पॉर्टेंट मेज़र है जिसके माध्यम से हीट स्ट्रेस और ह्यूमिडिटी को हम जान सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसमें हमारी बॉडी कूल कर सकती है, एंड दैट इज़ बेसिकली वो जो टेम्परेचर है, दैट वी कॉल इट वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 16th एडिशन इसका जो है, इस पर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो ये 16th आपकी जो मीटिंग हुई, 16th मीटिंग मतलब जो अलग अलग हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, 16th उसकी मीटिंग कैली कोलंबिया के अंदर आपकी हुई थी। एंड इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इसमें डिस्कस भी की गई। इसमें 30/30 एग्रीमेंट है जिसमें कहा गया कि 30% जो लैंड और वाटर है बाय 2030 उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। मतलब 2030 तक हमें 30% लैंड और वाटर को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कदम उठाना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, इसके अंदर जो है ग्लोबल टारगेट अर्जेंट एक्शन, इसमें टारगेट रखे गए हैं, लगभग 23 ऐसे स्टेप्स लेने की बात की गई है कि बाय 2030 जो बायोडाइवर्सिटी है उसके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए जाए। जी, यहाँ पे आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड, यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी शब्द अगर हटा दिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्वेजिव एलियन स्पेसीज़ है बाय 30% उसको रिड्यूस करना है, पॉल्यूशन रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करना वेरियस पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ, है ना। तो ये कैसे हम बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठा सकते हैं, उसके लिए फिर लगभग ये $200 जो भी कदम हैं कि पॉल्यूशन के रिस्क को रिड्यूस करना या बायोडाइवर्सिटी को हमें मतलब डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम के माध्यम से कंजर्वेशन के लिए कदम उठाना, या जो भी कदम हम उठाते हैं उसमें $200 बिलियन के आसपास जो है, $200 बिलियन के आसपास आपका इसमें एस्टिमेटेड $200 बिलियन इसके लिए नीडेड है। प्राइमरी जो फोकस है COP16 के अंदर इस्टेब्लिश करना, जिसके माध्यम से है ना, प्राइमरी जो फोकस है COP16 का अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि किस तरीके से जो अर्जेंट बायोडाइवर्सिटी इशू है उसको हम टैकल कर सकें, ये बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। सो ये अर्जेंट बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़ जो हैं उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इसमें 30/30 एग्रीमेंट पर फोकस करना है, जो अभी हमने देखा कि लगभग 30% लैंड और वाटर को बाय 2030 हमें कंजर्व करना है। ये आप थोड़ा सा देख लेना, गो थ्रू हो जाना, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है कि क्योंकि ये कंटेंट फ्री आपको अवेलेबल मिल जाता है ना, तो इसका थोड़ा सा आप लोग हो सकता है कि इसका थोड़ा बेनिफिट भी मतलब फॉर ग्रांटेड भी हम काफ़ी लेने लग गए हैं, है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, और ये जो फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है इसका आपको थोड़ा सा अपना रोल भी प्ले करना ही रहना है, ठीक है। आप में से हो सकते हैं कई लोग ये सोचे कि ठीक है सर, आप नहीं कराओगे तो हम कहीं और कर लेंगे, कहीं और भी आप ट्राई कर लो, जाके देख लो, कहीं आपको लगे कि यार यहाँ अच्छा है तो 2-4 दिन 5 दिन जाके देख सकते हो, कंटेंट कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये कोई वो वाला रिलेशन नहीं है, मतलब आप इस चीज़ को समझो कि ये कंटेंट आपको अगर मिल रहा है, अच्छा कंटेंट है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट है ना, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप सेशन अगर देख रहे हैं, टाइमली देख रहे हैं, और अपने शब्दों का जब आप कुछ चीज़ बोलते हैं तो उसका भी जो है
चयन करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक मतलब मैसेज कर रहे हैं, सर अगर आप ऐसे करोगे तभी मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा कि आपकी कोर्स ज्वाइन करें। मतलब ये कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। अभी मैं आपको ये कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करूँगा, तो आपको मैं ये कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे मुझे तो कोई इतना बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट तो आप ही को हो रहा है मैक्सिमम, है ना। तो ज़्यादातर लोग तो कौन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप जाके देख लो, सब लोग, कोई फ्री में नहीं देता, 1 रुपये का कंटेंट कोई फ्री में नहीं देता है, 1 रुपये का कंटेंट नहीं। ये तो आपका ऐसा कंटेंट है कि इसी कंटेंट में 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स के दिखा दूंगा, लास्ट के 1.5-2 साल का कंटेंट अगर आप देख लोगे, मेंस के इतने क्वेश्चन दिखा दूंगा जो फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है ना। 1 रुपये का कंटेंट कोई आपको फ्री नहीं देता जो यूपीएससी रिलेवेंट है। और जगह तो गाना गाना और वो सब तो चलता रहता है। तो इस चीज़ को देखो आप मेच्योरिटी के साथ अगर थोड़ा सा समझते हुए चीज़ों को अगर आप हाईलाइट करते हैं, ठीक है, जो मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि आप लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप शब्दों का चयन कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं, अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई क्वेश्चन पूछा उसको आप आंसर कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ऐसे नहीं किसी को करना, सर आप नहीं करोगे तो हम आप दोस्तों को नहीं बताएंगे, ये क्या बात होती है, मतलब ये क्या है इस चीज़ को, मतलब आई डोंट नो कि इसका कैसा आंसर किया जाए, लेकिन ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, कॉप 16 की बात करें, सब्सिडरी बॉडी की बात करें, तो ये जो है ये लाइक नई बॉडी का मतलब एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि फोकस करेगी कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के डिस्कशन पे। एंड इस पर अभी कॉप 16 के सारी चीज़ों का फाइनलाइजेशन भी हो रहा है, और कई एग्रीमेंट्स की साइन भी आपका किया जा रहा है ना, कि किस तरीके से कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो लोकल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे कोई कमर्शियल लेवल पे बेनिफिट्स हो रहा है, उसके बेनिफिट को कैसे शेयर किया जा सकता है, इस पर भी फोकस आपका किया जा रहा है। फिर उसके बाद अभी कंसेंसस बहुत सारे लेवल पे रीच नहीं की गई है, साथ में बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीसीज़ मतलब जहाँ की वो स्पीसीज़ नहीं हो वो कहीं पे आके चली जाए, तो वो काफ़ी सारा नेगेटिव इम्पैक्ट उस जगह के इकोसिस्टम पे करती है ना, चाहे वो प्लांट स्पीसीज़ हो या एनिमल स्पीसीज़ है, उसकी बात किया जाए। फिर साथ में किस तरीके से लोकल कम्युनिटी एक रोल प्ले कर सकती है, उनको कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के पार्टिसिपेशन, तो इंडिया के जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एनवायरनमेंट के, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। जो बायोडाइवर्सिटी फंडिंग की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोगों ने भी फोकस किया लगभग, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बाय 2025-30 के लिए भी फोकस प्लांट एक्सपेंडिचर पे फोकस किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस की भी हमें ज़रूरत है, अगर बायोडाइवर्सिटी के जितने भी स्टेप्स हैं तो उसमें एक इंटरनेशनल लेवल पे भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, तो यहाँ पे भी 7 मेजर जो बिग कैट स्पीसीज़ जहाँ जहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे भारत के एफर्ट की वजह से इस अलायंस के माध्यम से इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अलग अलग जो कैट स्पीसीज़ हैं जिसमें सब ये आते हैं, टाइगर एंड ऑल जो भी है, तो जैसे आपके अलग अलग जो 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज़, उनको प्रोटेक्शन के लिए जहाँ जहाँ पे ये स्पीसीज़ वो देश साथ में मिलकर काम करें। फिर राम साइट के एक्सपेंशन की भारत की बात किया जाए तो उस पर भी भारत ने लगभग 85 हमारे पास रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स और उसके अराउंड जो इकोसिस्टम उसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल गोल भी हम, है ना, फाइनेंशियल गोल भी है, और साथ में ये भी कहा गया कि $200 बिलियन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लगभग ज़रूरत है, और इसमें $30 बिलियन इंटरनेशनल फाइनेंस की हमें लगभग ज़रूरत है, मतलब ओवरऑल की अगर बात किया जाए। तो ये सारे प्लान्स के माध्यम से भारत भी कई स्टेप्स ले रहा है, बट फिर भी हमें एक सहायता की ज़रूरत होगी, एक उसके माध्यम से भी हम चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, है ना, तो इसको कवर करने में बहुत समय लग जाता है। ब्राज़ील स्टैंड्स ऑन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ब्राज़ील देखो चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, उसके तहत चाइना अपनी जो कनेक्टिविटी है, फिज़िकल डिजिटल इकोनॉमिक, जो फिज़िकल डिजिटल कनेक्टिविटी उसको इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो फिज़िकल और डिजिटल जो कनेक्टिविटी है और उसके माध्यम से जो कॉरिडोर्स डिफरेंट बन रहे हैं, उसके माध्यम, जैसे मान लो वो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के अलग अलग वहाँ के मार्केट तक रीच करना चाहता है, तो यहाँ पे मे बी ब्राज़ील चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव जो है वो चूज़ ना करे। एंड ये भारत के बाद सेकेंड ऐसा देश है, लाइक जैसे ब्रिक्स में कि भारत हो गया, फिर ब्राज़ील भी ऐसा ना करे, ऐसा देखने को जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्राज़ील जो है वो बेसिकली सिनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट रादर देन, मतलब यहाँ पे ये लाइन याद रखना है कि मतलब वो ये नहीं चाहता कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और चाइना जो है अपना 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव के तहत का इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ब्राज़ील के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए।
तो वो चाहता है कि अगर चाहिए तो एक हम सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उस पर आप सपोर्ट कर देना, आपके हिसाब से हम नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ देखने को जो है मिल रहा है। तो ब्राज़ील जो है कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो उसमें हो सकता है चाइना की काफ़ी सारी फंडिंग इन्वॉल्व है, बट उसमें भी वो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव स्टेप्स जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड कई सारे दूसरे साउथ अमेरिकन देश भी सेम स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं। तो ये है। उसके बाद ये अगर जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, लगभग 2013-14 के अंदर ये इनिशिएटिव फोकस भी किया गया। तो इसमें आप कह सकते हो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है और कई सारे देशों को, अफ्रीका के देश, यूरोपियन यूनियन के देश, साउथ अमेरिका, पूरा इसमें है कि इसमें एक जाल क्रिएट किया जाए जिसमें चाइना के प्रोडक्ट जो हैं वो रीच कर सकें। और भी उसके कई सारे और जो फैक्टर्स है वो चाइना देता है। तो चाइना का जैसे जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है तो उसको नए मार्केट एक्सप्लोर करना है। डेवलप्ड बहुत सारे देश हैं जहाँ पे पहले उसके प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी देखने को मिलती है, तो वो देश लेने को तैयार नहीं है। तो नए एवेन्यूज़ को जो चाइना है वो एक्सप्लोर कर रहा है थ्रू वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये है बहुत सारी जो आप कह सकते हो कि जो भी कंडीशंस होते हैं, जैसे जिसे चाइना का डेट ट्रैप भी बोला जाता है कि चाइना पहले लोन दे देगा, फिर बोलेगा कि ठीक है तुम लोन की जगह हमें अपनी जगह ही दे दो। तो ये डेट ट्रैप स्ट्रेटजी है, जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट में देखने को मिला है। तो इसके खिलाफ दूसरे देश भी कई अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। यूएस के द्वारा भी कई ऐसे अल्टरनेटिव जो है रखे गए हैं जिसके माध्यम से कि अवॉइड किया जा सके चाइना के ऐसे डेट ट्रैप स्ट्रेटजी को। तो ब्राज़ील का भी है कि जो भी BRI ब्राज़ील का स्टैंस जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो भी एकदम ऐसा क्लियर नहीं है। एंड अभी टेंशन भी काफ़ी जो राइज़ किया है धीरे धीरे। तो जैसे कुछ समय पहले इटली ने किया, फिर ये ब्राज़ील भी है, कुछ साउथ अमेरिकन देश वो भी सपोर्ट नहीं आपका कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफीन ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि इंजीनियर ने नई स्ट्रेटजी क्रिएट किया जिसके माध्यम से जो फ्रॉस्ट होता है ना, जो बर्फ़ की एक लेयर टाइप बन जाती है, तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि एक थिन लेयर ग्राफीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अगर थिन लेयर ग्राफीन ऑक्साइड का यूज़, तो इसमें जो फ्रॉस्ट जमा हो जाती है और कई जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है वहाँ पे तो देखने की बात है। तो इसे आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि इनमें से कौन सी एंटी फ्रॉस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, तो उसमें ग्राफीन ऑक्साइड है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी है इसका। ये बेसिकली ऐसी सर्जरी होती है जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, मोटापा से कम करने से रिलेटेड एक सर्जरी होती है जिसे हम बैरियाट्रिक सर्जरी। तो आप देखो PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आप इसको मतलब कंटेंट आप गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लेशियर लेक राइज एज अ ग्लेशियर रिट्रीट। तो ग्लेशियर्स की बात करें तो ये देखो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये ग्लेशियर्स हैं धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, कई जगह पिघल रहे हैं, है ना। तो मॉरेन फॉर्मेशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लेशियर्स जो हैं बहुत सारे, अगर बहुत बड़ी साइज़ की बर्फ़ प्रेजेंट है और मौजूद जो पत्थर हैं वो मॉरेन्स हम कहते हैं। तो ये क्या है कि ये बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ के छोटे छोटे पत्थर मॉरेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं, जब ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं तो इससे अलग अलग जहाँ पे गड्ढा टाइप जगह है वहाँ पे जाके पानी इकट्ठा हो जाता है और ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है कई बार जो वाटर फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे मेल्टिंग आइस है वो धीरे धीरे पानी वहाँ इकट्ठा हुआ और ये लेक में पानी इकट्ठा होता चला जाता है। अगर मान लो पानी बहुत अधिक हो जाए और वो टूट के नीचे आएगा तो नीचे के जो लोग हैं वहाँ पे उन्हें फ्लडिंग फेस करना पड़ेगा, और उससे हम GLOF बोलते हैं, दैट इज़ ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग। GLOF ये पूछ सकते हैं UPSC में। तो ये एक है। तो हिमालयन लेक में जैसे कई सारे डोंग लेक है, पैंगोंग तशो लेक है, समिति लेक है, ये ऐसी लेक्स हैं जो कि प्रोन हैं ग्लेशियर लेक्स के रूप में इन्हें देखा जाता है। ऑल्दो पैंगोंग लेक जो है वो लद्दाख और चाइना, मतलब भारत चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एस्पेक्ट भी है उसमें। अब ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। साउथ लोनाक लेक की बात करें तो ये भी ग्लेशियर लेक सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। एंड धीरे धीरे ये लेक का एक्सपेंशन भी हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो जो कंडीशंस हैं वो भी लगातार बन रही हैं जहाँ से ग्लेशियर लेक और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि जो
मॉरेन डैम्स बन जाते हैं। आप ये मानो कि पानी है, पानी लेक्स के अराउंड जो ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं उसके अंदर पत्थर इकट्ठा होते हैं तो वो मॉरेन होता है और मॉरेन डैम बोलते हैं। पानी बहुत अधिक होगा, जैसे मान लो तीस्ता रिवर का है ना, जैसे तीस्ता रिवर में पानी अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर लेक में जो पानी है वो बहुत तेज़ी से मॉरेन डैम टूटने से वो पानी नीचे से रिवर में आ गया और फिर उसके बाद फ्लडिंग आपकी हो गई। तो ये चीज़ें अभी लगातार आपकी स्टडी भी हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं कैट बा लंगूर करके है, ये जो आप देख रहे हो इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो कैट संडे का सेशन मैंने फिर कहा वो भी आपका कवर होता है अगर आप यूट्यूब में सेशन देख रहे हैं। तो कैट बा लंगूर जो है इन्हें क्लासीफाई किया गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस की बात करें, कैट बा लंगूर जो है दे आर क्लासीफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कैट बा लंगूर बेसिकली से क्रिटिकली इंडेंजर्ड रूप में क्लासीफाई किया गया है। एंड ये फैक्ट याद रखना है, ये सॉल्ट वाटर ड्रिंक कर सकता है, ये इसका यूनिकनेस है। एंड इसमें इसकी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक लेवल पे जैसे हमारा शरीर में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट है तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेरेटिवली कम है। एंड इसलिए जो भी जेनेटिक ट्रेट है ना, ये मतलब सर्टेन जेनेटिक ट्रेट जो इसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो इसके प्रेजेंट आपका रहता है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो आप कह सकते हैं कि कुछ जो एक लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से सर्वाइव कर रहा है वो मेंटेन रखता है। एंड कई बार इसमें ये क्या है कि इसमें कहा गया कि कुछ भी जैसे इसको लगता है, मतलब जैसे जनरली इवोल्यूशन जो आपका है तो ये सर्टेन एनवायरनमेंट चेंजेस में बिकॉज ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी जो थोड़ी प्रेजेंट है उसके माध्यम से। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि कई हाई इनब्रीडिंग का मतलब जैसे सेम, क्योंकि बहुत अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी ना होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब सेम जेनेटिक डाइवर्सिटी विदाउट एनी जेनेटिक डाइवर्सिटी सेम एंसेस्ट्री में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कुछ सर्टेन ट्रेट्स वो सप्रेस हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर मान लो कोई बीमारी फैलती है या कुछ ऐसे क्लाइमेट में परिवर्तन होता है तो ये अपने आप को इतना तेज़ी से अडॉप्ट नहीं कर सकता है। जैसे डाउन टू अर्थ में मैंने आपको एक कवर कराया है प्रहार बैच में, दैट इज़ जो आपके टाइगर्स जो फेस कर रहे हैं सेम सी चीज़। तो जेनेटिक अडाप्टेशन हैव लाइकली इन्हांस देयर टॉलरेंस टू जो जेनेटिक मतलब जेनेटिक लेवल पे जो बदलाव है उसकी वजह से हाई सोडियम लेवल पे वो अपने आप को लाइक हाई सोडियम लेवल पे अपने आप को वी कैन से कि हाई सोडियम लेवल पे अपने आप को वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो जेनेटिक लेवल पे जो है उनके अडाप्टेशन उसकी वजह से वो कर रहे हैं। और इनकी पॉपुलेशन जो है क्योंकि थोड़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेरेटिवली कम है तो इनकी पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। ठीक है, ये सारे कोर्सेज एक्टिव हैं जिसमें प्रहार बैच आपको करंट अफेयर का मिस नहीं करना। एग्रीकल्चर बैच ऑप्शनल के भी मैंने वीडियो लेक्चर्स और आपको नोट्स दे दिए हैं, तो आप लोग इसको फटाफट सारा कंप्लीट कर लो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको मैं 1000 पेज के ऊपर आपको जो है नोट्स भी दे रहा हूँ प्रीलिम्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसमें 8 सेट है टोटल। इथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स है, ऐसे राइटिंग का कोर्स है। अभी मैं राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ 2 कोर्सेस और भी आपके आ रहे हैं। कोई क्वेरी तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। saurabhpandeyupsc.com पे जाके आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लो, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम विल डिमांड चेंजेस इन एग्रीकल्चर एज वेल। इसको आपको डिस्कस करना है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।